अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो देखो, व्हेन ऑल द इनकम्स आर सम्ड अप टू ऑब्टेन नेशनल इनकम, जब हम सबके इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम को निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। उन पांचों कंपोनेंट के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज को हमारे पैसा दिया जाता है, जो सैलरीज दी जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो पैसा उनको कैश में मिलता है। ठीक है, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ऐसी फैसिलिटीज जो काइंड में मिलती हैं, जैसे कि उनको मान लो हाउसिंग फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि मानो उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाती हैं, और भी मानो कि बहुत सारी अच्छी जगहों पे एजुकेशन फैसिलिटीज भी उनके बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये क्या होता है, भले तो उनका पैसा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो भी ओनर होता है, जो भी कोई होता है, वो इसको प्रोवाइड करने में तो उसका खर्चा लगता ही लगता है। तीसरा है हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि एम्प्लॉय जो होता है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जैसे कि अपने पीएफ वगैरह के पैसे जमा करता है, तो वो भी तो उसका पार्ट ऑफ इनकम होता है ना। जब वो कमाता रहता है, जब उसकी रेगुलर सैलरी मिलती है, तो उसमें से उसका कुछ पार्ट डिडक्ट करके वहां पे जमा किया जाता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो होता है उसको पे किया जाता है। तो वो भी तो हमारे एम्प्लॉय का जो है पार्ट हुआ, वो भी हमारे एम्प्लॉय के इनकम का पार्ट हुआ। तो इसी वजह से उनको हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इन तीनों चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, जो पैसा जो हम लोग रेंट पे करते हैं या फिर रॉयल्टी जो देते हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट पैसा ले लेती है, चाहे गवर्नमेंट जनरल पब्लिक लेती है, उस पर उसको इंटरेस्ट पे करती है, या फिर बहुत तरीके का इंटरेस्ट बैंक में भी रखो इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी हमारा जो है इनकम मेथड का पार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर हमारी 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा आता है डिविडेंड, और तीसरा आता है रिटेन्ड अर्निंग। तो इन पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो कौन पाता है, ओनर ऑफ द कंपनी पाता है। इसको वो कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करता है उसी के पार्ट में। अगर प्रॉफिट के ही पार्ट का कॉर्पोरेट टैक्स होता है, उस पर डिविडेंड होता है और उस पर रिटेन अर्निंग होती है। ठीक है, तो हम इन तीनों चीज़ों को प्रॉफिट में लेके आते हैं। और उसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो होता है जो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होते हैं, उस वो पैसा कमाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। जैसे हमारे छोटे छोटे जो है वो वेंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो है सेलर्स आ जाते हैं, मार्केट वेजिटेबल सेलर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे जो है रिटेलर्स आ जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, मिक्स्ड इनकम के पार्ट होते हैं। मतलब ये जो पैसा कमाते हैं उसको हम लोग मिक्स्ड इनकम में गिनते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक और चीज यहाँ पे जो है, अगर जो है यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया हुआ है, अगर ये तीनों पार्ट दिए हुए हैं, तो हम इन तीनों पार्ट को ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेंगे। रेंट एंड रॉयल्टी का कोई चक्कर ही नहीं है, इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, प्रॉफिट का कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद आता, अब सॉरी, प्रॉफिट में हमारी 3 चीजें होती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। ये 3 चीजें अगर रहती हैं तो हम उससे प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम में क्या होता है कि हमारे जो भी वेंडर्स छोटे छोटे होते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग दिया हुआ है तो इन तीनों को रख के जो है हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट हम लोग ढूंढने नहीं जाएंगे। अगर ये तीनों चीजें हुई हैं तो सीओई हम लोग ढूंढने नहीं जाएंगे, हम लोग आराम से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद से एक और चीज, यहाँ पे इन तीनों को मिला के रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, याद रखिएगा, इन तीनों को मिला के हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो प्लीज 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 इन तीनों को ढूंढने मत जाना। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को ढूंढने मत जाना। इस चीज को भेजे में बैठा के रख लो कि अगर क्वेश्चन में इनकम मेथड से अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसमें जो है सीओई दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट के चक्कर में मत पड़ना, इन सबको ऐसे कट कर देना। उसके बाद से तुम सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करना, और सीओई को ऐड करना, और मिक्स्ड इनकम को ऐड करना। ठीक है, दूसरी चीज, इससे जो हम लोग निकालते हैं जब हम इन पांचों चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है, सीओई, याद रखिएगा, सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम,
जब हम इन सब चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है, जब हम इन चीज़ों पांचों चीज़ों को जो हम अगर हम ऐड करते हैं तो इससे हमारा निकलता है NDPFC। क्या निकलता है हमारा? NDPFC निकलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मिक्स्ड इनकम मेथड से जब हम पांचों कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो वहां पे हमारा क्या निकलता है? NDPFC निकलता है। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लोग कौन कौन से प्रिकॉशंस लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बार ट्रांसफर इनकम को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। दूसरा कि इनकम ट्रांसफर इनकम को क्यों नहीं ऐड करते हैं, याद रखिएगा नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को क्यों नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि वो कमाया गया पैसा नहीं रहता है। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के जो पैसा मिला है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स नॉट इंक्लूडेड। शेयर्स को अगर हम लोग बेचते हैं, बॉन्ड्स को बेचते हैं और डिबेंचर्स को जो बेचते हैं इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो होता है एक होल्डिंग होता है, यानी कि ये हमारी इकोनॉमी में इसका फ्लो नहीं होता है, बस इसकी ओनरशिप लोगों में चेंज हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसको ऐड नहीं करते हैं। इसके बाद आता है विंडफॉल गेन, जो अचानक से जो गेन जैसे लॉटरी वगैरह लग जाती है उसको भी हम लोग इनकम मेथड में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, पांचवा है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर विल बी इंक्लूडेड। जो ओनर जो होता है वो अपनी सर्विस अगर प्रोवाइड करता है तो उसकी सर्विस का भी दाम जो है हम लोग इनकम मेथड में इंक्लूड करते हैं। भले वो कंपनी से लास्ट में प्रॉफिट लेता हो, लेकिन वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी के लिए उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद आता है पेमेंट आउट ऑफ पोस्ट सेविंग से निकाला हुआ पैसा, इसको भी हम लोग ऐड नहीं करते। उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम लोग इनकम मेथड में ऐड नहीं करते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,